न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, इस्लामिक ट्रेडिशंस। जिस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स एक दूसरे से अलग नहीं थे, उसी तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो लैंड हैं ये समुद्र के पार भी, पहाड़ियों के पार भी जो दूसरे एरिया थे उनसे कनेक्टेड थे हजारों साल पहले से ही, और इसीलिए अरब मर्चेंट्स जो थे ये वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट पर फ्रीक्वेंटली विजिट किया करते थे। और सबसे पहले जो अरब मर्चेंट्स हैं ये फर्स्ट मिलेनियम सीई के आसपास वेस्टर्न कोस्ट पे आकर बसे थे। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन पीपल हैं वो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आकर के लगभग इसी समय सेटल डाउन हुए थे। 7th सेंचुरी के बाद से जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ तो ये जो एरिया थे वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गए। फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, एक तरीका ये समझने का कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के जो रीजन्स थे उनसे कनेक्शन का क्या असर हुआ, तो ये समझने का एक जो अच्छा तरीका है वो जब हम रूलिंग एलिट, जो रूलिंग क्लास है, उनके रिलीजन पे नज़र डालते हैं, उनके धर्म पे नज़र डालते हैं, तो हमें ये कनेक्शन जो है इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। 711 में एक अरब सेनापति जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, इसने सिंध पे कब्जा किया और इस तरह से जो सिंध था वो कैलिफ खलीफा के साम्राज्य का या उसके डोमेन का हिस्सा बन गया। बाद में लगभग 13th सेंचुरी में जो टर्क्स थे और अफगान्स, इन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश किया। इसके बाद डेक्कन में भी ऐसे कई सारे सल्तनत स्टैब्लिश किए गए, ना सिर्फ डेक्कन में बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी। और इस समय इस्लाम जो था ये कई सारे एरिया के रूलर्स का एक्नॉलेज्ड रिलीजन बन चुका था, मतलब उनका धर्म रूलिंग क्लास का। कई सारे जो स्टेट्स थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जहाँ पे ये टर्क्स या फिर अरब रूल कर रहे थे, उनका ये स्टेट रिलीजन बन चुका था। और धीरे धीरे जो फॉलोअर्स थे, कहने का मतलब उस राज्य में रहने वाले लोगों ने भी रूलर्स के रिलीजन को अपनाना शुरू कर दिया। ये कंटिन्यू रहा कब तक? 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के स्टैब्लिशमेंट तक। और इसके बाद भी जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर वीक हो गया और कई सारे रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स में, तो भी बहुत सारे जो ऐसे रीजनल स्टेट्स थे वहाँ के जो रूलर्स थे उनका रिलीजन इस्लाम बन गया। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो मुस्लिम जो रूलर्स थे दे वर गाइडेड बाय उलेमा, उन्हें गाइड करने के लिए उलेमा थे। और उलेमा जो थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो ये इंश्योर करें कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करें। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि यहाँ पर रूलर्स जो थे वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो इस्लाम की फॉलोअर नहीं थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी कैटेगरी जो है वो इमर्ज हुई जिसे जिम्मी बोला गया। जिम्मी इट मीन्स प्रोटेक्टेड। ये जो जिम्मी वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड जिम्मा वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। और ये जो जिम्मी या प्रोटेक्टेड ग्रुप जो इमर्ज हुआ, ये डेवलप हुआ, ये किसके लिए था? ये उन लोगों के लिए था हु फॉलोड
revealed scriptures, who followed secret scriptures according to Islamic rulers. Non-Muslims, they were called Jimmi, and their scriptures according to them were revealed scriptures, secret scriptures. तो ये जो अरबिक स्टेट थे, इस्लामिक स्टेट थे सेंट्रल एशिया के, वहाँ पर ज्यूज, क्रिश्चियंस, ये जो पॉपुलेशन थी जो मुस्लिम रूलर्स के अंडर में रहती थी, उनको जिम्मी बोला जाता था। और जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जिनको जिम्मी बोला जाता था, उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था। जब वो जजिया टैक्स दे देते थे तो उन्हें मुस्लिम रूलर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता था। इंडिया में ये जो स्टेटस है वो हिंदुओं को भी दिया गया। जो मुगल रूलर्स थे वो अपने आप को एम्परर मानते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को मुस्लिम्स का एम्परर नहीं मानते थे, बल्कि सभी लोगों का एम्परर, मतलब अपने एम्पायर में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स थे उनका भी एम्परर मानते थे। और इन इफेक्ट वास्तविकता में इन रूलर्स ने अपनी प्रजा के प्रति एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी, एक नरम जो नीति है वो अपनाई। जैसे कई सारे जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने लैंड ग्रांट भी किए। उन्होंने जो डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैन, ज़ोरेस्ट्रियन इंस्टीट्यूशंस, क्रिश्चियन, ज्यूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनको इन्होंने लैंड ग्रांट भी दिए, दूसरे डोनेशंस भी दिए, और इनको टैक्सेस से एग्जेम्पशन भी मिला, इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा जो डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स थे, जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे, उनके प्रति ये अपना रिस्पेक्ट भी शो करते थे। ये जो लैंड ग्रांट था या दूसरे ग्रांट थे, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ मनी हो, कैश हो, या फिर टैक्स से एग्जेम्पशन हो, ये लैंड ग्रांट या डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रांट जो थे, सेवरल मुगल रूलर्स ने भी इसको अपने एम्पायर में नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया। जैसे औरंगजेब और अकबर काफी फेमस रूलर हैं जिन्होंने ये काम किया। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, the development that followed the coming of Islam were not confined to ruling elites. इस्लाम के ओरिजिन के बाद, इसके डेवलपमेंट के बाद जो भी चेंजेस हुए या इस्लाम का जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ रूलिंग क्लास तक ही कन्फाइन नहीं था, वहीं तक सीमित नहीं था। इसको नॉन रूलिंग क्लास ने भी अपनाया। कहने का मतलब जब यहाँ पर अरब, अफगान, टर्क्स, ये जो रूलर्स थे, इन्होंने रूल करना शुरू किया, तो उनके पीरियड में जो इस्लाम रिलीजन था ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दूर दराज तक फैला। डिफरेंट सोशल क्लास के लोगों ने, जैसे पीजेंट्स, आर्टिशंस, वॉरियर, मर्चेंट, ठीक सब लोगों ने इस धर्म को अपनाया। जिन्होंने भी इस्लाम को अपनाया उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इस्लाम के 5 जो पिलर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जिसमें क्या था 5 पिलर्स में? देयर इज वन गॉड, अल्लाह सिर्फ एक गॉड हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। जो हर इस्लाम का फॉलोवर होगा उसे दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी। इन्हें आर्म्स, दैट मीन्स जक़ात, दान देना होगा गरीबों को। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में इनको रोज़ा रखना होगा, और कम से कम जीवन में एक बार इन्हें मक्का की यात्रा करनी होगी, हज पर जाना होगा। तो ये इस्लाम के यूनिवर्सल फीचर्स थे जिसको कि इस्लाम के हर फॉलोवर को मानना था। लेकिन
इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को देख करके, तो जिन लोगों ने बाद में इस्लाम को इंडिया में अडॉप्ट किया, उन्होंने जो इस्लाम की डाइवर्सिटी थी, जैसे डिफरेंट जो सेक्ट्स थे इस्लाम के, सुन्नी, शिया, या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये भी उन लोगों के रिलीजन को इन्होंने भी प्रभावित किया जिन्होंने बाद में इस्लाम को इंडिया में अडॉप्ट किया। जैसे एग्जांपल है खोजाज, ये शिया सेक्ट के इस्माइली ब्रांच का नाम है। तो शिया सेक्ट का एक ब्रांच, इस्माइली ब्रांच, जिसको खोजा बोला जाता था, इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कम्युनिकेशन का, जो कि ये इनका जो तरीका था वो कुरान के जो आइडियाज थे उसको आगे बढ़ाने का ये तरीका था। और लेकिन कुरान के व्यू को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो इंडिजिनियस लिटरेरी जेनरस थे उनको फॉलो किया, जो देसी तरीके थे उसको अपनाया, देसी साहित्य को अपनाया। जैसे इन्होंने जीनन, ये जो जीनन है ये डिवोशनल पोएम्स हैं, पंजाबी में, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, ये डिवोशनल पोएम्स हैं जो कि जो खोजा कम्युनिटी के लोग इनको स्पेशल राग में गाया करते थे, जबकि ये डेली प्रेयर मीटिंग्स में मिलते थे और ये ईश्वर की उपासना करते थे। जबकि अगर आप ओरिजिनली इस्लाम को देखते हो तो वहाँ पर म्यूजिक प्रोहिबिटेड है, लेकिन जिस तरह से इस्लाम आने वाले समय में दूसरे एरिया में फैला, तो जब वो नए जगह पे फैला तो इस्लाम में वहाँ के जो लोकल प्रैक्टिसेस थे वो भी इन्वॉल्व हो गए, जो लोकल लिटरेरी ट्रेडिशंस थे, लोकल प्रैक्टिसेस थे, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इस्लाम का हिस्सा बन गए। जैसे कि हम लोग ये जो आपका इस्माइली का, आपका शिया सेक्ट का एक ब्रांच, इस्माइली ब्रांच, इसमें जो खोजा कम्युनिटी के लोग थे, ये इन्होंने जो स्थानीय साहित्यिक परंपराओं को अपना लिया अपने उपासना के समय, और ये कौन सा जीनन, इन पोयम को गाया करते थे अपने डेली प्रेयर मीटिंग्स के समय। जीनन, ये जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत ज्ञान, ये संस्कृत शब्द ज्ञान से निकला हुआ है, मतलब नॉलेज। दूसरी जगहों पर भी जहां पर मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, जैसे मुस्लिम ट्रेडर्स ये मालाबार कोस्ट केरला के आसपास सेटल डाउन हुए, तो उन्होंने भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज को अपना लिया। वहाँ का लोकल लैंग्वेज मतलब मलयालम को अपना लिया। उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय रीति रिवाज हैं उसको भी अपना लिया, जो कि मैट्रिलिनी एंड मैट्रिलोकल रेजिडेंस, जो वहाँ के लोकल कस्टम्स थे उसको अब वहाँ के जो अडॉप्टेड मुस्लिम्स थे उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये जो मैंने बोला कि इस्लाम का यूनिवर्सल फेथ उसका लोकल ट्रेडिशन से मिक्स हो जाना, इसको हम बेहतर समझ सकते हैं अगर हम मॉस्क के आर्किटेक्चर को देखते हैं। अब अगर हम मस्जिद जो है उसको बनाने के, मस्जिद के डिज़ाइंस को देखते हैं, जो कि बाद में जो मस्जिद दूसरे एरिया में बनाई गई जहाँ पे इस्लाम बाद में फैला। कुछ जो मॉस्क है इनके कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं वो यूनिवर्सली कॉमन होते हैं, जैसे कि जो मस्जिद है उसका मुख उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मक्का है। इसके अलावा इसमें मेहराब होगा, मिनबार होगा। तो ये सारे यूनिवर्सल फीचर्स थे जो कि हर मस्जिद में होने चाहिए थे, लेकिन इसमें लोकल वेरिएशन भी ऐड हो गए, जैसे रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल। एग्जाम्पल आपका ये एक केरला की मस्जिद है जो अप्रॉक्सीमेटली 13th सेंचुरी की है। यहाँ पे अगर आप
इस मस्जिद की छत देखोगे तो छत डिफरेंट है। मस्जिद की, आपने अगर मस्जिद की छत देखी होगी तो मस्जिद की छत नॉर्मली ऐसे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मस्जिद की छत है ये शिखर के तरह है। शिखर, आप लोगों को पता है कि ये शिखर जो है मंदिर का इनसेपरेबल पार्ट है। इसी तरह से ये जो आपका आतिया मॉस्क, ये मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है और ये जो मस्जिद है ये ईंटों की बनाई हुई है। इसके अलावा ये जो नीचे आपको शाह हमादान मॉस्क इन श्रीनगर, तो ये जो शाह हमादान मॉस्क श्रीनगर में है, ये झेलम नदी के किनारे बनाया गया है और इसको कश्मीर के मस्जिदों में क्या बोला जाता है, इट इज रिगार्डेड एज द ज्वेल इन द क्राउन। तो जिस तरह से मुकुट में एक हीरा लगा होता है, तो जो कश्मीर में एग्जिस्टिंग मॉस्क है उसका उसका ज्वेल बोला जाता है, मतलब इसको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूनिक मस्जिद बोला जाता है। इसको लगभग 1395 में बनवाया गया था और ये कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें वुड का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इसमें स्पायर एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड जो केव्स हैं वो आप देख सकते हो और पेपर मैशी के थ्रू इसको डेकोरेट किया गया है। नेम्स फॉर द कम्युनिटी, हम लोग जो टर्म है हिंदू और मुस्लिम, इसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी सोचा नहीं है कि इन टर्म्स को सबसे पहले कब यूज किया गया या ये इन टर्म्स का मतलब क्या है। हम लोग इसको हिंदू एंड मुस्लिम वर्ड को यूज करते हैं टू लेबल रिलीजियस कम्युनिटी, धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को एड्रेस करने के लिए हम इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द हैं काफी पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। उन हिस्टोरियंस ने जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को और इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया है, उन इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट को जो कि 8th से 14th सेंचुरी के बीच में लिखे गए, उन्होंने कहा कि उन टेक्स्ट में, उन इंस्क्रिप्शंस में मुसलमान या मुस्लिम शब्द कभी यूज नहीं हुआ। उस समय लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, लोगों को पहचाना जाता था उस जगह के नाम पे जहां से वो आए होते थे। जैसे जो टर्किश रूलर्स, इनको तुर्क शाह, जो टर्की से आए थे टर्किश रूलर्स, इनके लिए तुर्क शाह वर्ड संस्कृत टेक्स्ट में यूज है। या फिर तजीका, तो तजीका, तुर्क शाह, दे वर द पीपल हु केम फ्रॉम तजाकिस्तान। ऐसे ही पराशिक, तो पराशिका, दे वर द पीपल हु कम फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया से आए लोगों को पराशिक वर्ड उनके लिए यूज किया गया है। कई बार इन लोगों के लिए वो टर्म्स भी यूज किए गए हैं जो कि पहले से ही नए माइग्रेंट्स के लिए यूज किए जाते थे। तो पहले से इस्तेमाल किए गए जो नए पहले से यूज किए गए जो वर्ड्स आउटसाइडर्स के लिए थे, उन वर्ड्स को इन नए माइग्रेंट्स के लिए भी यूज किया गया। जैसे जो टर्क्स थे, जो अफगानिस्तान थे, कई बार उनको शक और यवन बोला गया। एक बहुत ही जर्नल वर्ड इन माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए यूज किया जाता है जो कि मलेक्श वर्ड है। और मलेक्श वर्ड, इसका ये मतलब है कि दे डू नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। ये जो ब्रह्मैनिकल नॉर्म्स हैं, कास्ट सोसाइटी, वर्ण सिस्टम, और जो संस्कृत ग्रुप या संस्कृत फैमिली की लैंग्वेजेस को नहीं बोलते, उनके लिए ये वर्ड संस्कृत टेक्स्ट में मलेक्श यूज किया गया है। तो माइग्रेंट जो कम्युनिटीज थी उनके लिए एक ज्यादा जर्नल या कॉमन वर्ड जो यूज किया गया है कलेक्टिवली इन सबको डेजिग्नेट करने के लिए, वो मलेक्श है। और मलेक्श, इसका ये मतलब कि वो लोग जो कि कास्ट नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते, जो उन लैंग्वेजेस को नहीं बोलते जो कि संस्कृत से डिराइव्ड हैं, तो ऐसे लोग मलेक्श कहलाएंगे। ये कई बार ये जो मलेक्श है, ये अक्सर ये जो वर्ड है ये डेरोगेटरी टर्म पे यूज किया जाता है उन लोगों के लिए, मतलब
जो लोग ब्रह्मानिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे वो अपने आप को सुपीरियर हाई क्लास का मानते थे, और जिनके लिए मलेक्स वर्ड यूज करते थे वो उनको अपने से इंफीरियर समझते थे। लेकिन कभी भी उस समय के अगर इंस्क्रिप्शंस पढ़ें या संस्कृत टेक्स्ट पढ़ें तो उनमें इन जो आउटसाइडर्स माइग्रेंट्स थे इनको कभी भी डिफरेंट डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स के रूप में नहीं बताया गया, ना ही उन्हें हिंदुओं के अपोजिट उसमें बताया गया। द ग्रोथ ऑफ सूफीज In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. इस्लाम के अर्ली सेंचुरीज में इस्लाम के अंदर ही एक धार्मिक विचारों का रिलीजियस माइंडेड लोगों का समूह जिन्हें सूफी कहा गया, इन्होंने asceticism means severe self-discipline, simple life without physical pleasure, इसको अडॉप्ट किया। और mysticism here it means connected with spirit, strange और wonderful things। तो ये जो सूफीज थे इन्होंने सिंपल लाइफ जीना शुरू किया और ये लाइफ की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहते थे। इन्होंने जो कैलिफेट ये इस्लाम का इंस्टीट्यूशन था जिसके पास रिलीजियस पावर्स भी थे, पॉलिटिकल पावर्स भी थे, और जो कैलिफेट जो खलीफा नाम की संस्था थी इसमें जो मटेरियलिज्म ग्रो कर रहा था, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा मनी या कह सकते हैं प्रॉपर्टी कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कॉन्कर करना, वहां से अपने खजाने को भरना टैक्सेस के थ्रू। तो ये जो कैलिफेट इंस्टीट्यूशन था इसके अंदर जो मटेरियलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, तो इसके अगेंस्ट जो सूफीज थे इन्होंने सिंपल लाइफ जो है उसको अपनाया और उन्होंने लाइफ की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश की। ये जो सूफीज थे ये जो कुरान और सुन्ना, कुरान जो आपका लाइफ एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड सुन्ना दैट इज ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, तो इसको इंटरप्रेट जो कर रहे थे उस समय, कौन इंटरप्रेट कर रहे थे? उलेमा। और उलेमा लोगों के जो एक डॉगमेटिक डेफिनेशंस थे कि उनका जो इंटरप्रिटेशन है कुरान का वही सही है और वो जो कह रहे हैं वही सही है, इस चीज को सूफीज ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इन्होंने जो सूफीज थे इन्होंने सल्वेशन को अचीव करने के लिए डिवोशन पर, भक्ति पर ज्यादा बल दिया, ईश्वर के प्रति प्रेम और डिवोशन को ज्यादा वैल्यू किया। और ये डिवोशन एंड लव कैसे? डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ईश्वर के आदेश को फॉलो करके किया जा सकता था, ऐसा सूफी संतों का मानना था। और जो सूफीज थे वो प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे। सूफी संत, ये लोग जो सूफीज थे इस्लाम में, इन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन, कुरान की जो व्याख्या है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे की। सूफीज ये जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि 19वीं सेंचुरी में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो तसव्वुफ है। जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस तसव्वुफ शब्द को समझने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ, ये सूफ वर्ड से निकला है। सूफ का मतलब ऊन होता है और यहाँ पर इनको सूफी इसलिए कहा जाता था या तसव्वुफ इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग खुरदरा ऊन से बना हुआ कपड़ा पहनते थे। कौन? सूफी संत।
दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ये जो शब्द है ये सफा वर्ड से निकला है, इट मीन्स प्योरिटी, साफ। इसके अलावा कुछ और स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये जो सूफी वर्ड है ये सूफा और सफा वर्ड से निकला है। ये जो सफा है ये प्रॉफिट के मॉस्क के बाहर एक चबूतरा था जहां पर उनके क्लोज फॉलोअर्स असेंबल होते थे इनके धर्म को, इनके फेथ को समझने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म को सफा बोला जाता था, उसी से ये सूफी वर्ड निकला है। खानकाज एंड सिलसिलाज, 11वीं सेंचुरी आते आते जो सूफीज्म था, जो सूफीवाद था, ये एक जाना पहचाना, अच्छी तरह से कह सकते हैं डेवलप मूवमेंट बन चुका था, जिसके पास अपना खुद का लिटरेचर था जो कि कुरानिक स्टडीज पर और सूफी प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था, कुरान के अध्ययन पर और सूफी रीति रिवाजों पर आधारित था। अब तक जो सूफी लोग थे उन्होंने अपने आप को कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, समुदाय के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ये लोग हस्पाइस या खानकाह, ये इनकी कम्युनिटी को खानकाह, ये पर्शियन वर्ड है, कहा जाता था। और ये खानकाह या हस्पाइस, इट वाज कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर। इसको टीचिंग मास्टर, जिसको शेख अरबिक वर्ड है, उसको कंट्रोल करते थे, शेख कंट्रोल करते थे। इनको पर्शियन लैंग्वेज में पीर या मुर्शीद कहा जाता था। तो जो शेख थे उनका काम होता था खानकाह में अपने डिसिपल्स को एनरोल करना, डिसिपल्स को मुरीद कहा जाता था, और अपने लाइफ टाइम में ही अपना सक्सेसर जो है खलीफा उसको अपॉइंट करना। इसके अलावा जो शेख थे वो अपने खानकाह के अंदर जो रहने वाले लोग थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके लिए स्पिरिचुअल रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट और कह सकते हैं स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए रूल्स स्टैब्लिश करते थे। इसके अलावा खानकाह के अंदर जो इनके डिफरेंट डिसिपल्स थे उनके बीच इंटरेक्शन के लिए क्या रूल्स होंगे, कॉमन पीपल एंड मास्टर इनके बीच में क्या रूल्स होंगे, कैसे रिलेशन होंगे, तो ये सारे जो रूल्स हैं स्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेख के ऊपर होती थी। धीरे धीरे ये जो सूफी सिलसिला थे इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी फैलना शुरू कर दिया लगभग 12वीं सेंचुरी के आसपास। ये जो वर्ड सिलसिला है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इट मीन्स अ चेन। ये एक चेन है और ये चेन किस चीज को सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल। गुरु और शिष्य जो है उनके बीच में जो लिंक है, जो संबंध है, उसको सिग्निफाई करता है। और ये जो चेन है इसकी शुरुआत कहां से होती है? ये प्रॉफिट मोहम्मद से होती है और उसके बाद मास्टर, मास्टर से डिसिपल। और इस चेन या इस चैनल के थ्रू जो प्रॉफिट मोहम्मद है, इनका स्पिरिचुअल पावर, इनका जो ब्लेसिंग्स है, ये प्रॉफिट मोहम्मद से शेख और शेख से जो डिवोटीज हैं उनके बीच में ट्रांसमिट होती है। हर खानकाह के अपने स्पेशल रिचुअल्स थे और उन रिचुअल्स में जो इसके रिचुअल्स की तब शुरुआत होती थी जबकि डिवोटीज किसी भी खानकाह को ज्वाइन करते थे और जो भी खानकाह को ज्वाइन करने वाले लोग होते थे उन्हें ओथ ऑफ एलिगेंस, वफादारी की शपथ एक तरह से लेनी होती थी। और एक इनका जो भी उस समय के स्पेशल रिचुअल्स होते थे जिसमें ओथ ऑफ एलिगेंस लिया जाता था। अपने सिर को, बाल को मुड़ाना होता है, बाल छिला करके, बाल को मुड़वा करके, पैस्ट गारमेंट्स पहन के उनको फिर खानकाह में एंट्री मिलती थी। जब शेख की डेथ होती थी तो उसका जो टॉम श्राइन जहां उनके दफनाया जाता था, उनका जो मकबरा होता था, वो दरगाह बन जाता था। दरगाह ये एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब कोर्ट। और ये जो टॉम श्राइन या दरगाह है, ये
इनके उस पर्टिकुलर शेख के फॉलोअर्स के लिए सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था। और इससे पिलग्रिमेज या जियारत इनके ग्रेव पर, पर्टिकुलरली डेथ एनिवर्सरी जिसको उर्स बोला जाता था, उस दिन जियारत की परंपरा, पिलग्रिमेज की परंपरा पड़ गई। मतलब इनके जो फॉलोअर्स थे, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर इनके दरगाह को विजिट करते थे। उस ये मैरिज है। और शेख की डेथ एनिवर्सरी को उर्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि सूफी परंपरा के अकॉर्डिंग शेख की डेथ नहीं होती है, वो गॉड से यूनाइट हो जाते हैं। मरने के बाद वो ईश्वर से यूनाइट हो जाते हैं, उनका जो सोल है ईश्वर से यूनाइट हो जाता है। और इसीलिए वो उस चीज को कहते थे कि इनका शेख का जो विवाह है वो ईश्वर से हुआ है, और इसीलिए उसको डेथ ना मान करके उस मैरिज की तरह उस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता था। लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद जो सूफी संत हैं ये गॉड से यूनाइट हो जाते हैं, और इस तरह से वो मरने के बाद ईश्वर के ज्यादा पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए उर्स के अवसर पर लोग उनके दरगाह विजिट करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए, ताकि उन्हें मटेरियल वेल्थ मिल सके, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल सके, या उनकी जो दूसरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। और इस तरह से ये जो जियारत है दरगाह की, इससे शेख का जो एक वली के रूप में रिस्पेक्ट, वली के रूप में उनको एक्सेप्टेंस मिली। ये आप लोग वली, इट मीन्स फ्रेंड ऑफ गॉड। वली, ये औलिया जो वर्ड है इसका प्लूरल है और इसका मतलब फ्रेंड ऑफ गॉड है। माना जाता था कि मरने के बाद जो सूफी हैं या जिंदा रहते ही वो गॉड के फ्रेंड होते हैं, और मरने के बाद वो गॉड में यूनाइट हो जाते हैं, उनके और ज्यादा पास चले जाते हैं। और इसीलिए लोग इनके दरगाह पर विजिट करते थे। सूफी क्योंकि गॉड के फ्रेंड है, इसीलिए वो गॉड के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए उन्हें बरकत मिली हुई है और वो मिरेकल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, करामात कर सकते हैं, लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, ऐसी मान्यता थी। आउटसाइड द खानका सम मिस्टिकल outside the Khanka, some mystics initiated movement based on a radical interpretation of Sufi ideas. Many scorned the Khanka and looked to mendicancy and observed celibacy. They ignored rituals and observed extreme form of asceticism. कुछ जो मिस्टिसिज्म में विश्वास करने वाले लोग जो थे, उन्होंने और रेडिकल मूवमेंट शुरू किए जो कि सूफी आइडिया के रेडिकल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थे। इन्होंने खानकाह का मजाक उड़ाया और ये एक जगह पर सेटल डाउन नहीं होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और ये सेलिबेसी को ऑब्जर्व करते थे। वॉलंटरली दे रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट द लाइफ, और इस तरह से ये संन्यास धारण करते थे, सेलिबेसी को फॉलो करते थे। इनको फकीर कहा जाता था जो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार। इन्होंने रिचुअल्स को भी इग्नोर किया, जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उसको भी इग्नोर किया। सूफीज के जो प्रैक्टिसेस थे, नॉर्म्स थे, उसको भी फॉलो नहीं किया, और इन्होंने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म को फॉलो किया हो।
आउटसाइड द खानका। कुछ और मिस्टिकल मूवमेंट शुरू हुए जो कि सूफीज आइडियल्स के रेडिकल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थे। ये जो मिस्टिकल मूवमेंट शुरू हुए, इनको शुरू करने वाले जो लीडर्स थे, इन्होंने खानकाह का मजाक उड़ाया, इन्होंने मेडिकेंसी को अडॉप्ट किया, मतलब ये एक जगह पर सेटल डाउन होकर नहीं रहते थे, और ये वॉन्डरिंग मॉन्क थे जिनको फकीर कहा जाता था इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और ये सेलिबेसी को एब्जॉर्व करते थे, मीन्स दे डिसाइडेड नॉट टू मैरी थ्रू आउट देयर लाइफ। इन्होंने रिचुअल्स को इग्नोर किया और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ असेटिसिज्म को फॉलो किया। तो ये बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे, लाइफ के सारे जो प्लेजर्स थे, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, इनसे दूर रहते थे, और ये ना सूफी आइडियल्स को, रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ना इस्लाम के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे या बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको ही फॉलो करते थे। इनको कई नामों से जाना गया, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरीज, क्योंकि इन्होंने शरिया को अपोज किया। ठीक है, इन्होंने कॉन्टिन्यू शरिया, इस्लामिक लॉ को शरिया बोला जाता है, तो ये शरिया को नहीं मानते थे और इन्होंने शरिया को अपोज किया, इसीलिए इनको बेशरिया बोला जाता है। जबकि इनके अपोजिट बाशरिया वो लोग होते हैं जो शरिया, बाशरिया वो सूफीज हैं जो कि शरिया को फॉलो करते हैं। तो शरिया को फॉलो करने वाले सूफी और जो ट्रेडिशनल इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनको बाशरिया बोला जाता है, क्योंकि वो शरिया के रूल्स को फॉलो करते हैं। बेशरिया उनको बोला जाता है जो कि शरिया को अपोज करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। तो अपोज करने वालों में कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरीज आएंगे, और बाशरिया में सूफीज एंड ट्रेडिशनल इस्लाम के फॉलोअर्स, उलेमा वगैरह आएंगे। 7th, द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। कई सारे सूफीज के जो ग्रुप थे वो लेट 12th सेंचुरी में इंडिया माइग्रेट करके आए। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे। ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इसलिए भी थे क्योंकि यहाँ उन्होंने इंडिया के लोकल एनवायरनमेंट को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया था, उसमें वो अच्छी तरह घुल मिल गए थे, और इसके अलावा उन्होंने इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन के कई सारे फीचर्स को अडॉप्ट कर लिया था। लाइफ इन द चिश्ती खानका। खानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। जो खानका था ये सोशल लाइफ का, सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। हम लोग एक जो चिश्ती खानका है उसको डिस्कस करेंगे। शेख निजामुद्दीन का जो खानका, उनकी जो हॉस्पाइस है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14th सेंचुरी में यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में थी। तो ग्यासपुर ये जो दिल्ली के बाहरी इलाका यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर कहलाता है। तो यहीं पर शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका, उनकी हॉस्पाइस थी। इनके खानकाह में कई सारे छोटे छोटे कमरे थे और एक बड़ा हॉल था। हॉल को जमाते खाना कहा जाता है, जहाँ पे इनमेट्स, खानकाह में रहने वाले जो लोग हैं और विजिटर्स यहाँ पे रहते थे और प्रेयर किया करते थे। जो इनमेट्स हैं इसमें शेख के फैमिली मेंबर्स, इनके अटेंडेंट्स और इनके डिसिपल्स हुआ करते थे। शेख जो होता था वो हॉल के ऊपर एक छोटा कमरा होता था, उसमें रहता था, और वो सुबह और शाम विजिटर्स जो आते थे उनसे मिला करता था। कोर्टयार्ड, इसके चारों तरफ वरांडा होता था, और खानकाह का जो कॉम्प्लेक्स था इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, जो कि ये खानकाह को, यह कह सकते हैं
कि सेक्रेड वर्ल्ड को सेकुलर वर्ल्ड से सेपरेट किया करती थी। सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल हुआ करती थी और इसीलिए लोग प्रोटेक्शन के लिए भी, यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी आया करते थे शरण लेने के लिए। एग्जाम्पल है कि जब मंगोल ने हमला किया दिल्ली पर, तो मंगोल हमले से बचने के लिए आसपास के जो एरिया थे वो आसपास के एरिया के जो लोग थे वो खानकाह आ गए थे शरण लेने के लिए एज ए रिफ्यूजी, शरणार्थी के रूप में। मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला के जो मेन टीचर्स थे, सूफी टीचर्स, ईयर ऑफ डेथ एंड लोकेशन ऑफ दरगाह, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। शेख मोइनुद्दीन सिस्जी, ईयर ऑफ डेथ 1235, अजमेर राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235, दिल्ली। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर 1265, अजोधन, इट इज इन पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325, दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली 1356, दिल्ली।